ये साइबेरियाई ताइगा के बीचों बीच घरों का एक छोटा सा समूह और एकमात्र रेलवे लाइन है। 14 अगस्त 1989 की रात को एक नियमित रूप से चलने वाली ट्रेन इस ठंडी सुनसान जंगल की पट्टी से होकर गुजर रही थी जब वह पटरियों पर आगे कुछ देखकर रुक गई। शुरुआत में ट्रेन के कंडक्टर समझ नहीं पाए कि वे क्या देख रहे हैं, लेकिन जब वे देख पाए तो उनकी खोज आधुनिक रूसी इतिहास के सबसे भयानक और डरावने रहस्यों में से एक बन गई। हमेशा की तरह भले ही इस वीडियो की घटनाएं संक्षिप्त और गैर वर्णनात्मक हैं, फिर भी वे अत्यंत विचलित करने वाली हैं, इसलिए दर्शकों से सावधानी बरतने का अनुरोध किया जाता है। रूस का केजनेट गांव ऐसा स्थान है जो अधिकांश नक्शों पर दिखाई भी नहीं देता। यह साइबेरियाई ताइगा के गहरे अंदर छुपा हुआ है, चारों ओर अनगिनत चीड़ और बर्च के पेड़ों से घिरा हुआ, और वास्तव में यह एक गांव कम और एक सुनसान रेलवे ट्रैक के किनारे बिखरे हुए कुछ घरों का समूह अधिक है। और लगभग 24 लोगों की आबादी के साथ वहां न तो कोई दुकान थी, न संकेत, न ही ढंग की सड़कें, बस रेलवे ट्रैक, कुछ घर जिनमें रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार रहते थे, और कुछ कच्ची सड़कें जो जंगल में कहीं खो जाती थीं। और अगस्त के महीने में इसकी स्थिति को देखते हुए यहाँ की रातें धोखे से ठंडी होती हैं। गर्मियों के दिन अचानक पाले में बदल सकते हैं और सूरज बहुत जल्दी गायब हो जाता है। आधी रात तक यह इलाका ऐसी गहरी अंधेरे में डूब जाता है कि आपको लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। इसी सन्नाटे में 14 अगस्त 1989 की सुबह ठीक 1:40 बजे मालगाड़ी नंबर 2008 के जानेट स्टेशन की ओर गड़गड़ाती हुई बढ़ रही थी। यह ट्रेन बहुत विशाल थी। 70 डिब्बों की लंबाई एक भारी इंजन द्वारा खींची जा रही थी और इसे 2 अनुभवी रेलकर्मी चला रहे थे, भाई वादिम और इगोर सुप्रुनेनको। वे पहले भी अनगिनत बार के जानेट से गुजरे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची, भाइयों ने पटरियों पर आगे कुछ देखा। जो भी था, शुरुआत में हेडलाइट्स की रोशनी में उसे ठीक से देख पाना मुश्किल था, लेकिन वादिम ने हॉर्न बजाया और उसी समय उसने इमरजेंसी ब्रेक भी लगा दी। दुर्भाग्यवश पूरी तरह लदी मालगाड़ी तुरंत नहीं रुक सकती, इसलिए भाइयों की पूरी कोशिश के बावजूद वे ट्रेन के स्टील पहियों के नीचे अपरिहार्य चटक की आवाज और झटका महसूस करने से पहले उसे रोक नहीं सके। जब ट्रेन आखिरकार रुकी तो दोनों भाई अपनी लालटेन लेकर नीचे उतरे और पटरियों के साथ साथ चलने लगे। वे पटरियों के पास जंगली जानवरों, मलबे या कभी कभी गिरे हुए पेड़ की शाखाओं के आदी थे, लेकिन यह रुकावट पूरी तरह से असामान्य लग रही थी, और जो कुछ वे अंत में पाएंगे वह उनकी जिंदगी भर के लिए उन्हें डरा देगा। वहां पटरियों पर फैले हुए 7 लोगों के फटे चिथड़े अवशेष पड़े थे। हालांकि उस समय शायद उन्हें यह पता भी नहीं था कि वहां कितने लोग थे। जो बात साफ थी वह यह कि वहां कोई हलचल या जीवन के कोई संकेत नहीं थे, और यह समझने में एक पल की झलक से ज्यादा समय नहीं लगा। सुप्रुनेनको भाई उस मलबे के ऊपर खड़े थे जो कभी लड़कों का एक समूह था, और उन्होंने महसूस किया कि वे अनजाने में किसी भयानक घटना के गवाह बन गए हैं, कुछ ऐसा जो साधारण दुर्घटना से समझाया नहीं जा सकता। जैसे ही डिस्पैचर को सूचना दी गई, पास के कहीं बड़े अबाकान स्टेशन से पुलिस को घटनास्थल पर भेज दिया गया। फ्लडलाइट्स के आने के बाद और उसकी सांसें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और फिर जब उसे रेगुलेटर की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उसे नहीं पकड़ पाया और पूरी तरह से घबरा गया। फिर उसकी प्रवृत्ति ने सबसे बुरी तरह से काम किया जब एबन ने सतह की ओर ऊपर भागने की कोशिश की, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। गुफा डाइविंग में निकास अक्सर सिर के ऊपर नहीं होता। बुशमैन होल में छत बहुत ऊपर तक फैली है और उसमें कई छोटे छेद हैं जो कहीं नहीं जाते। गोताखोर अनंत समय तक खोजकर भी असली रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा, पर यहाँ इसका मतलब नहीं था। जब बोथी पहुंचे, एबन की हलचल बंद हो चुकी थी। फिर दुर्भाग्यवश उसे ढूंढ लेने के बावजूद बोथी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोथी को डीकम्प्रेशन बीमारी, जिसे ऑड बेंड्स भी कहा जाता है, से बचने के लिए कई डीकम्प्रेशन स्टॉप्स पूरे करने पड़े। इसका मतलब था कि उसे वहीं बैठकर यह जानना पड़ा कि उसका दोस्त बिना हवा के है और वह कुछ भी नहीं कर सकता। जब बोथी आखिरकार एबन के शरीर के साथ सतह पर पहुंचे तो टीम तुरंत हरकत में आ गई और उस पर 90 मिनट से भी ज्यादा समय तक सीपीआर करती रही। उनकी कोशिशें उस हद तक चली गईं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन यह निराशाजनक था। जब एक डॉक्टर घटनास्थल पर पहुंचे तो एबन को मृत घोषित कर दिया गया। चैनल पर दिखाए गए कई कुख्यात रूप से खतरनाक डाइव साइट्स के विपरीत बुशमैन होल ने बहुत अधिक लोगों की जान नहीं ली है। फिर भी वहां जो घटनाएं हुई हैं वे डाइविंग समुदाय में किंवदंती बन चुकी हैं। बुशमैन होल दक्षिण अफ्रीका के नॉर्दर्न केप में स्थित एक विशाल जलमग्न सिंक होल है जो कालाहारी रेगिस्तान के किनारे पर है। यह माउंट कार्मेल गेम फार्म पर स्थित है, जो 11,000 एकड़ में फैला एक ऐसा इलाका है जिसकी दूर दराज स्थिति हर डाइव को एक लॉजिस्टिकल चुनौती बना देती है।
पहली नजर में यह सिंकहोल भी कुछ खास नहीं दिखता। एक खड़ी पथरीली ढलान से नीचे उतरने के बाद गोताखोर एक छोटे से तालाब तक पहुंचते हैं जो अक्सर हरे डकवीड से ढका रहता है। पानी सतह से देखने पर भी गंदला सा लगता है, लेकिन जैसे ही आप शैवाल की परत के नीचे उतरते हैं पानी आश्चर्यजनक रूप से साफ हो जाता है। लेकिन जो चीज इसे इतना खास बनाती है वह यह है कि सतह के नीचे का सिंकहोल बेहद विशाल है। मुख्य कक्ष 833 फीट या 253 मीटर लंबा, 259 फीट या 69 मीटर चौड़ा है और लगभग 927 फीट या 300 मीटर गहरा है। ये कक्ष इतना बड़ा है कि गोताखोरों का कहना है कि इसके अंदर आप एफिल टावर जितनी बड़ी संरचना भी रख सकते हैं। फिर सबसे गहरे तल पर एक नरम बंजर सिल्ट और कीचड़ का मिश्रण है। इस अत्यधिक गहराई के कारण इस गुफा में अत्यंत गहरे गोताखोरी का लंबा इतिहास रहा है और इसकी असली गहराई का किसी को भी तब तक पता नहीं था जब तक 1980 के दशक की शुरुआत में नूनो गोम्स नामक व्यक्ति ने इसकी खोज शुरू नहीं की थी। 1981 में अपनी पहली यात्रा के दौरान वे लगभग 250 फीट या 76 मीटर की गहराई तक पहुंचे और 150 फीट या 46 मीटर की तंग जगह के नीचे विशाल कक्ष के अस्तित्व की पुष्टि की। हालांकि सबसे बड़ा मील का पत्थर 1993 के उस अभियान के दौरान आया जिसमें एबेन की जान चली गई, जब शेख ने रिकॉर्ड 863 फीट या 263 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। इस गोताखोरी के दौरान उन्होंने ढलान वाले तल के ऊपरी हिस्से को छुआ और यही वह निशान था जिसे नूनो हर हाल में पार करना चाहता था। नूनो, जो जोहान्सबर्ग के एक सिविल इंजीनियर थे, 1 साल बाद बुशमैन होल लौटे ताकि नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर सकें, लेकिन 2 प्रयासों में वे क्रमशः 755 फीट और 827 फीट तक ही पहुंच पाए। दोनों ही मौकों पर उन्हें गंभीर डिकम्प्रेशन की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन फिर भी यह चुनौती उसके दिमाग से कभी नहीं गई और 1996 में वह फिर से लौटा, इस बार 8 गोताखोरों और एक डॉक्टर सहित पूरी सहायता टीम के साथ। इस तीसरे प्रयास में जब वह तेजी से शाफ्ट में नीचे गिर रहा था तो तल उससे कहीं जल्दी दिखाई दिया जितना उसने सोचा था। उस समय तक उसके पैरों का केवल आधा हिस्सा ही काम कर रहा था, क्योंकि गहराई के दबाव ने सचमुच उसके बाकी 2 पैरों को कुचल दिया था और क्योंकि वह जितना समझ रहा था उससे तेजी से डूब रहा था, उसके पास अपने बायोंसी गियर में हवा भरने का समय नहीं था और वह अपने हाथों और घुटनों के बल गुफा की जमीन से टकरा गया। इस टक्कर से एक विशाल मिट्टी का गुब्बार उठ गया जिससे तुरंत दृश्यता पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना यह है वह इतनी जोर से नीचे टकराया कि कीचड़ में फंस गया। मोटे तलछट के बादल से घिरे और कुछ भी देखने में असमर्थ नूनो को गहरे गोता लगाने के प्रभावों का भी सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि नाइट्रोजन नार्कोसिस और उसके सांस लेने के मिश्रण में हीलियम के कारण होने वाले वास्तविक कंपन। बुशमैन होल की तली पर भ्रमित होकर नूनो ने ऊपर तैरने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं जा सका और उसे चक्कर आने जैसा महसूस होने लगा। हालांकि घबराने के बजाय उसने एक पल के लिए खुद को संभाला और अपने बायोंसी वेट्स में हवा भरी। उस छोटे से समायोजन ने उसे कीचड़ से ऊपर उठा दिया और इतना ऊपर ले गया कि वह सिल्ट के बादल से बाहर निकल सका और गोता पर फिर से नियंत्रण पा सका। कठिन लैंडिंग और जिन परिस्थितियों से उसे जूझना पड़ा, उनके बावजूद नूनो ने 927 फीट या 282.6 मीटर की गहराई तक पहुंच बना ली, जो शेख के रिकॉर्ड से कहीं आगे थी। और आपको यह अंदाजा देने के लिए कि यह गोता लगाने का प्रयास कितना तकनीकी और कठिन था, पूरे समय जब से नूनो पानी के नीचे गायब हुआ और फिर से सतह पर आया में कुल 12 घंटे और 15 मिनट लगे। इस कुल समय में से नीचे तक उतरने में केवल 14 मिनट लगे और कीचड़ से खुद को बाहर निकालने में उसे 4 मिनट लगे। बाकी समय उसने ऊपर लौटते हुए लंबा ठंडा डिकम्प्रेशन करते हुए बिताया। हालांकि थोड़ा पीछे चलते हैं। 1994 में नूनो के रिकॉर्ड के दूसरे प्रयास से ठीक पहले 20 वर्षीय डियोनन ड्रेयर के अपार्टमेंट में फोन बजा। जब उसने फोन उठाया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह किससे बात कर रहा है। दूसरी तरफ नूनो था और 1996 में बुशमैन होल में रिकॉर्ड बनाने से पहले भी वह पृथ्वी के कुछ चुनिंदा गहरे पानी में गोता लगाने वाले विशेषज्ञों में से एक के रूप में जाना जाता था। नूनो जाहिर तौर पर अपने दूसरे प्रयास के लिए एक सपोर्ट टीम तैयार कर रहा था और वह चाहता था कि डियोनन भी उसमें शामिल हो। अपनी उम्र के बावजूद डियोनन एक बेहद अनुभवी गोताखोर था जिसने 200 से अधिक डाइव घंटे पूरे किए थे। इसके बाद नूनो ने डियोनन को समझाया कि यह डाइव क्रिसमस के आसपास बुशमैन होल में होने वाली है, जब सपोर्ट टीम के सदस्य अपनी रोजमर्रा की नौकरियों से छुट्टी पर होंगे। यह जीवन भर का मौका था, इसलिए डियोनन ने तुरंत ही हामी भर दी। जब उसने फोन रखा तो डियोनन ने अपने माता पिता को यह खबर सुनाने के लिए कॉल किया, लेकिन उसकी मां की प्रतिक्रिया देखकर वह हैरान रह गया। वह हमेशा उसकी हॉबीज को लेकर चिंतित रहती थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी उसकी डाइव्स को लेकर कोई परेशानी नहीं जताई थी। इसलिए जब उन्होंने नूनो की डाइव में उसकी भागीदारी को लेकर घबराहट दिखानी शुरू की तो डियोनन चौंक गया। ये चिंता डाइव की तारीख नजदीक आने के साथ और बढ़ती गई और वह यहां तक पहुंच गई कि डियोनन से वहां न जाने की भीख मांगने लगी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ।
डियोनन इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मां की चिंताओं को शांत करने की पूरी कोशिश की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक रहेगा। 17 दिसंबर 1994 को डियोनन पहली बार बुशमैन होल पहुंचा और उस दिन की डाइव के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोशिश नहीं थी, ये तो बस एक अभ्यास डाइव थी जिससे सपोर्ट टीम सिंकहोल की बनावट से परिचित हो सके और एक दूसरे का भी। अपना डाइव सूट पहनकर डियोनन ने अपने टैंक लगाए और अन्य गोताखोरों के साथ बुशमैन होल में उतर गए। उनकी उतराई बिल्कुल सही रही और टीम एक साथ अच्छी तरह काम करती दिखी। जब वे अपनी लक्षित गहराई पर पहुंचे तो वे रुक गए ताकि चढ़ाई शुरू कर सकें, जिसमें हमेशा की तरह कई डिकम्प्रेशन स्टॉप्स शामिल थे। इन स्टॉप्स के दौरान गोताखोर समय समय पर एक दूसरे की जांच करते रहे और एक दूसरे को ठीक है का हाथ का इशारा दिखाते रहे। ये फिर से लगभग 200 फीट की गहराई पर हुआ और सभी ने बताया कि वे ठीक हैं। लेकिन जब वे अगले स्टॉप के लिए 164 फीट या 50 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक गोताखोर गायब है। जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो उन्होंने नीचे देखा और एक रोशनी को अंधेरे में गायब होते देखा। नूनो ने एक अन्य सपोर्ट डाइवर की ओर देखा जिसने अपनी उंगली गले पर फेरते हुए इशारा किया। यह वह संकेत है जिसे कोई भी गोताखोर कभी देना या पाना नहीं चाहता। वह गिरता हुआ गोताखोर डियोनन था और जब तक नूनो ने उसका पीछा करना शुरू किया, डियोनन पहले ही उससे लगभग 100 फीट नीचे गिर चुका था और उसकी गिरावट तेजी से जारी थी। कोई और विकल्प न होने के कारण नूनो को अपनी सुरक्षा के लिए रुकना और वापस लौटना पड़ा। अगर वह डियोनन को बचाने के लिए और आगे बढ़ता तो शायद एक की जगह 2 गोताखोर वापस नहीं आते। उसी दिन बाद में डियोनन के माता पिता के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी दुनिया बिखर गई। वह एक पुलिस अधिकारी था जो उन्हें उनके बेटे की बुशमैन होल में हुई मौत की सूचना देने आया था। यह निश्चित रूप से पता नहीं चल पाया कि उसकी अनियंत्रित गिरावट का कारण क्या था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डियोनन को हाइपरकैप्निया या कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता के कारण बेहोशी आ गई थी। संभव है कि डियोनन हाइपरकैप्निया के प्रभाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज करने और डाइव जारी रखने की कोशिश की। चूंकि पूरी तरह ठीक से बेहोश होने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए जब तक डियोन को कुछ गलत महसूस हुआ तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। फिर बेहोश होकर वह गुफा की विशाल गहराई में डूब गया। बहुत कम गोताखोर ऐसे थे जो इन परिस्थितियों और अत्यधिक गहरे गोता लगाने के खतरों को नूनो, शेक और डेव शॉ नामक एक गोताखोर से बेहतर जानते थे। इन तीनों में किसी न किसी तरह की अलौकिक क्षमता थी जिससे वे इन परिस्थितियों को सहन कर सकते थे। 2000 के दशक तक सिर्फ 7 गोताखोर 250 मीटर से आगे जा पाए थे। फिर भी ये तीनों उस क्लब का हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया मूल के हांगकांग निवासी डेव ने 40 के दशक में गोताखोरी तब शुरू की जब उन्होंने और उनके 17 वर्षीय बेटे ने फिलीपींस में स्कूबा डाइविंग की। उस पल से उनका जुनून बढ़ा और उन्होंने जहाज के मलबों में गोताखोरी शुरू की। पहली बार पानी के नीचे की गुफा में जाते ही उसे एहसास हुआ कि वह इसी के लिए बना है और जल्द ही डेव ने कई रिकॉर्ड बना लिए। 2004 में डेव को पहली बार बुशमैन होल में गोता लगाने का अवसर मिला और वह तल तक पहुंचने का मौका नहीं खोना चाहता था। डेव नूनो का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, लेकिन उनकी डाइव इसलिए खास थी क्योंकि वह करने जा रहे थे जो कोई और नहीं कर सका। उन्होंने क्लोज्ड सर्किट रीब्रीदर इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। यह सिस्टम उस गहराई के लिए नहीं बना था जहां वे जाना चाहते थे। रीब्रीदर गोताखोर की छोड़ी गैस रिसाइकल कर CO2 हटाता है। कंप्यूटर द्वारा ऑक्सीजन स्तर नियंत्रित रहने से गोताखोर को नीचे टैंक बदलने नहीं पड़ते। तो पारंपरिक सेटअप में दिखने वाले बड़े सिलेंडरों की बजाय रीब्रीदर एक कॉम्पैक्ट पीठ पर पहना जाने वाला उपकरण जो गोताखोर की प्रोफाइल को छोटा बनाए रखता है। लेकिन इन सभी फायदों के बावजूद इस तकनीक की भी अपनी सीमाएं हैं। जब वह दिन आया, डेव अपने डाइव पार्टनर डॉन शर्ली के साथ बुशमैन होल के सतही पूल में उतरे। एक गहराई पर जिस पर डेव और डॉन ने डाइव से पहले सहमति बनाई थी, डॉन रुक गए और इंतजार करने लगे, जबकि डेव नीचे की ओर बढ़ते रहे। करीब 886 फीट या 250 मीटर की गहराई पर डेव बुशमैन होल के ढलान वाले तल पर पहुंचे। पूरे रास्ते नीचे उतरने में उसकी मदद करने के लिए एक लंबी रस्सी थी जिसमें एक वजन बंधा हुआ था। तल पर पहुंचकर नूनो का रिकॉर्ड तोड़ने हेतु उसे और नीचे जाना था, पर पहले मुख्य रस्सी से दूसरी रस्सी जोड़नी थी। रस्सियां जोड़ते समय डेव ने बाईं ओर देखा, जहां 50 फीट दूर उसे पीठ के बल लेटा एक गोताखोर का शव दिखा जिसकी बाहें ऊपर फैली थी। उसी क्षण उसे तुरंत पता चल गया कि वह डियोनन था। क्योंकि बुशमैन होल इतनी गहरी है, इसलिए उसके शव को कभी बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई थी। हालांकि तुरंत ही डेव ने अपना रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास छोड़ दिया और डियोनन के अवशेषों की ओर तैर गया। जब वह उसके पास इतना करीब पहुंचा कि उसे बेहतर देख सके, तो उसने महसूस किया कि डियोन का सिर अब केवल एक खोपड़ी रह गया था, जो बुशमैन होल की गहराई में 1 दशक तक पड़े रहने के बाद हुआ था। फिर डेव ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन डियोन हिला भी नहीं। सालों में उसके एयर टैंक गाद से ढक गए थे और अब वह कीचड़ में फंसा हुआ था।
फिर भी डेव उसे छुड़ाने की कोशिश करता रहा जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी सांस लेने की गति कितनी तेज हो गई है। इसलिए यह तय करते हुए कि उसे सतह तक लाना उस समय बहुत कठिन और खतरनाक था, डेव ने डियोनन के एयर टैंकों से अपनी सेकेंडरी लाइन बांध दी और फिर मुख्य लाइन पर लौटकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। डेव को वापस डॉन के पास लौटने में 1 घंटे से भी कम समय लगा, लेकिन वह नूनो का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। हालांकि उसने रीब्रीदर के लिए एक रिकॉर्ड जरूर बनाया, लेकिन डेव के दिमाग में यह सबसे आखिरी बात थी। डॉन ने डेव को ठीक होने का हाथ का इशारा दिखाया ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह ठीक है, और डेव ने भी वही इशारा लौटाया। फिर डॉन की स्लेट के लिए इशारा किया, जिसका उपयोग पानी के नीचे संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है। उस पर डेव ने फिर लिखा कि उसने एक शव पाया है। डॉन ने संदेश पढ़ा और डेव से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। डियोनन को ढूंढना कुछ ऐसा था जिसे असंभव माना जाता था, फिर भी डेव ने किसी तरह यह कर दिखाया। डिकम्प्रेशन स्टॉप्स के घंटों के दौरान जो दोनों को करने पड़े, डेव के दिमाग से डियोनन का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह डियोनन को वापस लाने के बहुत करीब था, और वह जानता था कि अगर वह पूरी कोशिश करे और योजना बनाए तो वह डियोनन को उसके माता पिता के पास वापस ला सकता है। तो गोता लगाने के 2 दिन बाद डियोनन के माता पिता के घर फोन बजा और दूसरी तरफ डेव था। फिर उसने उन्हें बताया कि उसने डियोनन को ढूंढ लिया है और वह उनका शव वापस लाने वाला है। ऐसा लगता है कि इस खबर से डियोनन के माता पिता इतनी खुशी और दुख से भर गए कि वे तुरंत फूट फूट कर रो पड़े। डियोनन के शव को वापस लाने के लिए गोता नए साल की शुरुआत में तय किया गया था, और डेव हर दिन उसकी किसी न किसी तैयारी में लगा रहा। इस दौरान उसने फॉरेंसिक विशेषज्ञों से मुलाकात की ताकि वह जान सके कि डियोनन के शव की स्थिति के बारे में उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। सर्वसम्मति यह थी कि डियोनन की लाश शायद पूरी तरह कंकाल बन चुकी होगी, इसलिए डेव को पता था कि उसे उठाकर सतह तक लाने से शरीर बिखर सकता है। इसका समाधान करने के लिए डेव ने योजना बनाई कि वह एक बॉडी बैग का इस्तेमाल करेगा, जिसे वह डियोनन के ऊपर डाल सके ताकि उसका शरीर पूरी तरह उसमें सुरक्षित रहे। इसके बाद डेव की पत्नी ने ड्रॉस्ट्रिंग वाला एक खास बैग तैयार किया, और नए साल के दिन 2005 को वह डेव को एयरपोर्ट छोड़ने गई, जहां से डेव ने साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान भरी। जब डेव पहुंचे तो डॉन उन्हें लेने आए और उन्हें कोमाटी स्प्रिंग्स ले गए, जिसे डॉन एक डाइव सेंटर के रूप में चलाते थे। फिर गोता लगाने से पहले के हफ्तों में डॉन ने 7 गोताखोरों को खुद चुनकर एक सपोर्ट टीम बनाई। सतह टीम का नेतृत्व वर्ना करेंगी, जो उस समय गहराई में महिलाओं की विश्व रिकॉर्ड धारक थीं, जो उन्होंने बुशमैन होल में 725 फीट या 221 मीटर की गहराई पर बनाया था। क्रू में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर गॉर्डन और कई कैमरामैन भी शामिल थे। अगर डेव डियोनन को सतह तक वापस लाने में सफल हो जाते तो यह अब तक की सबसे गहरी बॉडी रिकवरी होती, और इसमें शामिल हर कोई चाहता था कि इसे डॉक्यूमेंट किया जाए। इसके बाद गॉर्डन ने डेव को मना लिया कि वह उनके लिए एक खास उपकरण बनाए ताकि डेव अपनी डाइव के दौरान एक कैमरा पहन सके। डेव ने सहमति दी और बाद में गॉर्डन एक क्लाइंबिंग हेलमेट लेकर आए, जिसके ऊपर एक कैमरा लगाया गया था। अभ्यास डाइव में रिग ठीक था, और डेव को इसके आकार वजन के लिए थोड़े बदलाव करने पड़े। डेव को डाइव में हाथ में लाइट रखना पसंद था, पर दोनों हाथों के उपयोग पर वह डोरी वाली लाइट गले में डाल लेता था। हेलमेट के कारण अब यह संभव नहीं था, तो डेव ने सोचा कि जरूरत पड़ने पर वह लाइट एक तरफ रख देगा। डाइव से पहली रात डेव और डॉन ने सपोर्ट टीम के साथ अंतिम चर्चा की। सभी को विदा करने से पहले डेव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया। अगर डाइव के प्रयास के दौरान वह, डॉन या दोनों किसी मुसीबत में पड़ जाएं और उनकी मौत हो जाए तो वे वहीं रहना चाहते थे। बैठक के बाद डेव और डॉन ने निजी तौर पर फिर से डाइव प्लान की समीक्षा की, जिसमें यह तय किया गया था कि डाइव के दौरान सपोर्ट डाइवर्स को अलग अलग समय पर पानी में भेजा जाएगा ताकि वे विभिन्न गहराइयों पर डेव का इंतजार कर सकें। डॉन सबसे पहले जाएंगे और वे सभी में सबसे गहरे तक जाएंगे। वह 725 फीट नीचे उतरेंगे, और जब डेव वहां पहुंचेंगे तो डॉन डेव से डियोनन को ले लेंगे और उसे अगले डाइवर तक पहुंचाएंगे, जबकि डेव लगभग 10 घंटे के डीकम्प्रेशन स्टॉप्स शुरू करेंगे, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था। इस बातचीत के दौरान डॉन ने डेव से यह भी पूछा कि अगर डेव डियोनन को बैग में डालने की कोशिश में खुद मुसीबत में पड़ जाए तो वह क्या करना चाहेंगे। डेव ने जवाब दिया कि डॉन को केवल तभी नीचे आकर मदद करनी चाहिए जब डेव उन्हें इसके लिए संकेत दे, अन्यथा उन्हें बस 725 फीट के निशान पर ही रहना चाहिए। अगले दिन सुबह लगभग 5 बजे दोनों ने कार में सामान लादा और बुशमैन होल के लिए रवाना हो गए। अगले 1 घंटे में बाकी टीम, फिल्म निर्माता और यहां तक कि पुलिस भी वहां पहुंच गई। चूंकि इस डाइव में एक शव की बरामदगी भी शामिल थी, इसलिए कानून प्रवर्तन की भागीदारी जरूरी थी और वे इस प्रयास में एक स्वागत योग्य जोड़ थे। फिर जब समय आया, डेव और डॉन ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और वादा किया कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। सुबह 6:13 बजे डेव सतह के नीचे फिसल गए और अपनी एकल डाइव शुरू की, जिसे उन्होंने लगभग 15 मिनट तक चलने की उम्मीद की थी। वहां से उनके पास डियोन के शव को आजाद करने और उसे बैग में डालने के लिए कुछ ही मिनट होंगे, इससे पहले कि उन्हें ऊपर चढ़ना शुरू करना पड़े। बुशमैन होल के बाहर डेव के नीचे जाने के कुछ ही मिनट बाद डियोनन के माता पिता वहां पहुंच गए।
वे बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहते थे और डेव पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहते थे, लेकिन साथ ही उन्हें डियोनेन के लिए वहां रहना भी जरूरी था। 13 मिनट बाद सुबह 6:26 बजे वर्ना ने डॉन को नीचे जाने की अनुमति दी और उन्होंने 725 फीट की गहराई तक अपनी यात्रा शुरू की। जब वे लगभग 500 फीट पर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि पानी की स्थिति इतनी साफ थी कि वे अपने नीचे डेव की रोशनी देख सकते थे। लेकिन जो भी राहत उन्होंने महसूस की थी वह उस पल गायब हो गई जब डॉन ने देखा कि वह रोशनी स्थिर थी। डाइव के हर विवरण का समय इस तरह से समन्वित किया गया था कि डॉन ठीक कुछ मिनट पहले वहां पहुंचे जब डेव वहां पहुंचने वाले हों, लेकिन डेव ने अभी तक अपनी चढ़ाई शुरू नहीं की थी। कुछ ही पलों बाद रोशनी अब भी नहीं हिल रही थी और डॉन ने अचानक देखा कि सतह की ओर जाने वाले हवा के बुलबुले भी नहीं दिख रहे थे। इस बिंदु पर भले ही उसे डेव की मदद के लिए नीचे जाने का संकेत नहीं मिला था, वह अब और इंतजार करने वाला नहीं था। वह 725 फीट से भी नीचे उतरता रहा और जब वह 800 फीट या 244 मीटर की गहराई पर पहुंचा तो वह आधिकारिक तौर पर अब तक की सबसे गहरी जगह पर पहुंच चुका था। उसी क्षण उसने एक दरार की आवाज सुनी, जैसे कि कुछ भारी दबाव में टूट गया हो। यह उसके रीब्रीदर कंट्रोलर के दबकर टूटने की आवाज थी और उसका खो जाना बहुत ही विनाशकारी था। इसके साथ ही डेव तक पहुंचने की कोई भी उम्मीद छोड़नी पड़ी। उस स्वचालित कंट्रोलर के बिना उसे अगले 10 घंटे पानी में रहकर बहुत सावधानी से अपने एयर मिक्स को मैन्युअली मॉनिटर और एडजस्ट करना पड़ता। यह एक आपात स्थिति थी और डॉन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे चढ़ाई शुरू करनी पड़ी और बस यही उम्मीद करनी थी कि डेव किसी तरह बच जाएगा। जब यह सब हो रहा था, सतह पर मौजूद डाइव टीम डाइव प्लान को लागू करती रही। 2 सपोर्ट डाइवर्स को 492 फीट या 150 मीटर की गहराई में भेजा गया ताकि वे डियोन के शरीर को ले सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि डॉन ठीक है। जैसे ही वे अपने लक्षित गहराई के करीब पहुंचे और नीचे कोई रोशनी नहीं देखी, वे तुरंत चिंतित हो गए। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें अवरोहण शुरू करने से पहले 4 मिनट तक इंतजार करना था। इसके बाद वे वहां 6 मिनट तक रुके, लेकिन नीचे डेव या डॉन का कोई निशान नहीं था। फिर उनमें से एक डाइवर ने एक स्लेट निकाली और उस पर लिखा कि डेव और डॉन अपेक्षित गहराई पर नहीं हैं। तभी अचानक उन्होंने अपने नीचे एक रोशनी देखी। इसके बाद उन्होंने संदेश में संशोधन किया कि उनके नीचे केवल एक ही रोशनी है और वे नहीं जानते कि वह कौन है। जब वे अगले सपोर्ट डाइवर के पास ऊपर गए तो उन्होंने स्लेट उसे सौंप दी ताकि वह सतह तक पहुंच सके। जब यह लगभग 275 फीट या 84 मीटर की गहराई पर पहुंची तो सपोर्ट डाइवर पीटर, जो डेव और डॉन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, ने इसे पढ़ा और तुरंत इसे उसी डाइवर को वापस दे दिया जिससे उन्होंने लिया था और तेजी से नीचे उतरने लगे। जब पीटर 400 फीट या 122 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो उन्होंने डॉन को देखा और उन्हें राहत की अनुभूति हुई। फिर पीटर ने ओके हैंड सिग्नल सवाल के रूप में दिखाया और डॉन ने भी उसे वापस फ्लैश किया। इसके बाद डॉन ने पीटर से उसकी स्लेट मांगी। फिर पीटर ने स्लेट उन्हें दे दी और डॉन ने अपने नए डीकम्प्रेशन प्लान की जानकारी लिखनी शुरू कर दी क्योंकि उनका कंट्रोलर खराब हो गया था। लेकिन इन सब के ऊपर उन्होंने 4 शब्द लिखे, डेव वापस नहीं आ रहा। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, डॉन के लिए ऊपर चढ़ने का हर एक मिनट बेहद दर्दनाक था। घंटों बाद वह लगभग 200 फीट या 61 मीटर की गहराई पर डीकम्प्रेशन स्टॉप पर था जब एक और सपोर्ट डाइवर उसे चेक करने आया। उसने ओके सिग्नल दिया और डाइवर सतह पर लौट गया। लेकिन जैसे ही डॉन 164 फीट या 50 मीटर की गहराई पर पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि वह बेहोश होने वाला हो। तेजी से सोचते हुए उसने अपने रीब्रीदर से ट्राइमिक्स के टैंक पर स्विच करने का फैसला किया, जो उन कई टैंकों में से एक था जिन्हें मुख्य लाइन के ऊपर और नीचे आपातकाल के लिए लगाया गया था। जो भी मिश्रण वह उस समय सांस ले रहा था, उसे लगभग तुरंत ही तेज चक्कर आने लगे। उसे उस समय पता नहीं था, लेकिन उसके भीतरी कान में हीलियम का एक बुलबुला बन गया था जिससे उसे गंभीर वर्टिगो हो गया। जब वह इससे जूझ रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अब मुख्य लाइन पर नहीं है और जैसे ही वह घूमने लगा उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। लाइन न मिलने पर डॉन शायद वापस नहीं आ पाता। वह धीरे धीरे दूर बहने लगा, पर सौभाग्य से वह पहुंच में था और एक अंधी कोशिश में उसका हाथ रस्सी पर लगा जिसे उसने कसकर पकड़ लिया मजबूती से। इस छोटी सी गड़बड़ी के कारण वह अपनी गहराई का भी ध्यान खो बैठा और जब उसने अपने डाइव कंप्यूटर पर देखा तो वह जितना होना चाहिए था उससे 40 फीट ऊपर था। इसके बाद वह तुरंत फिर से नीचे गया, लेकिन जब तक वह सही गहराई पर पहुंचा तब तक डीकम्प्रेशन सिकनेस ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था और उसे तेज मतली होने लगी थी। इसके बाद उसने अपने मुंह से रेगुलेटर निकालना, उल्टी करना और फिर रेगुलेटर को वापस मुंह में डालना शुरू कर दिया। यह सिलसिला तब तक चला जब तक उसका पेट पूरी तरह खाली नहीं हो गया। फिर उसे सूखी उल्टियां आने लगी। अब स्थिर रहने पर लक्षण आते, पर अगले स्टॉप पर जाते ही उल्टियां शुरू हो जाती। जब अगला सपोर्ट डाइवर पहुंचा, डॉन ने हालत स्लेट पर लिखी और उसे ऊपर भेज दिया।
संदेश मिलने के बाद वर्ना ने गोताखोरों को बारी बारी से पानी में भेजना और बाहर निकालना शुरू कर दिया ताकि हर समय डॉन के साथ कोई न कोई रहे। जब डॉन 10 फीट या 3 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो उन्होंने अपने डाइव कंप्यूटर को देखा और पाया कि इस डिकम्प्रेशन स्टॉप की अवधि 2 घंटे और 20 मिनट बताई गई थी। लेकिन उस समय तक उनके पैर में तेज दर्द होने लगा, जिसे उन्होंने तुरंत बिगड़ती डिकम्प्रेशन सिकनेस के रूप में पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में एक और स्लेट सतह पर भेजी और वर्ना ने उन्हें जल्दी ऊपर लाने का फैसला किया। जब डॉन ने पहली बार उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया तब तक पुलिस ने एक डिकम्प्रेशन चैम्बर बुशमैन होल तक पहुंचा दिया था। जैसे ही चैम्बर पहुंचा, वर्ना ने एक सपोर्ट डाइवर को डॉन को सीधे सतह पर लाने के लिए भेजा और वह 20 मिनट के भीतर चैम्बर के अंदर थे। हालांकि गोता समाप्त होने से बहुत पहले डियोन के माता पिता वहां से जा चुके थे। जैसे ही उन्होंने डेव के वापस न लौटने की खबर सुनी, वे टूट गए। न केवल एक गोताखोर ने उनके बेटे को वापस लाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी, बल्कि यह लगभग तय था कि वे डियोन को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लगभग उसी समय एक कैमरामैन बुशमैन होल के सबसे ऊपरी कमरे में गया, जहां उसे बेहतर मोबाइल नेटवर्क मिल सकता था। गोता लगाने से पहले डेव ने कैमरामैन से कहा था कि अगर गोता लगाते समय उसके साथ कुछ भी हो जाए तो एक व्यक्ति माइकल को फोन करना। माइकल डेव के पादरी थे और अगर सबसे बुरा होता तो डेव चाहता था कि उसकी पत्नी को यह खबर उसी से मिले। जब उसी रात उसकी पत्नी ने दरवाजे पर अचानक आई घंटी का जवाब दिया तो माइकल और उसकी पत्नी को देखकर वह तुरंत हैरान हो गई। वे पहले कभी बिना बताए यूं ही नहीं आए थे और उनकी शक्लें देखकर वह समझ गई कि कुछ भयानक गलत हुआ है। आगे के दुखद दिनों में पीटर की जिम्मेदारी थी कि वह बुशमैन होल में रहकर गुफा से रस्सी और सिलेंडर निकाले। इन दिनों में से एक दिन जब वे सतह पर लौटे तो पुलिस के एक गोताखोर ने पीटर और उसके साथी से पूछा कि क्या उन्होंने डेव और डियोन को देखा है। इस सवाल से हैरान होकर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं देखा। फिर पुलिस ने उन्हें बताया कि उनके गोताखोर ने लगभग 66 फीट या 20 मीटर की गहराई पर 2 शव देखे हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद पीटर फिर से पानी में गया और जैसे ही वह उस गहराई पर पहुंचा, वहां डेव एक चट्टान की छत के पास सीधा तैरता हुआ मिला। उसके साथ एक रस्सी बंधी थी और रस्सी के दूसरे सिरे पर डियोन था। ऐसा लगता है कि डेव आखिरकार डियोन को वापस ले आया था। फिर पीटर और उसके साथी ने दोनों शवों को बाहर निकाला और डेव के सिर से अब भी हेलमेट पर लगी कैमरा जुड़ी हुई थी। गॉर्डन अभी भी मौके पर फिल्म बना रहा था और पीटर ने हेलमेट उसे सौंप दिया। पुलिस के लिए टेप की एक प्रति बनाने के बाद गॉर्डन, पीटर और डॉन ने डेव की मौत के बाद के दिनों में बैठकर उसे देखा। उन्होंने देखा कि डेव लगभग 11 मिनट में नीचे तक उतर गया, जो कि अनुमान से कुछ मिनट तेज था। डेव ने तुरंत उस रस्सी को ढूंढ लिया जो पिछली डाइव में डियोन से बंधी थी और वह शरीर तक पहुंच गया, रास्ते में बॉडी बैग को बाहर निकालते हुए। जब वह डियोन तक पहुंचा तो सिल्ट की एक फुहार ने कैमरे की दृश्यता को धुंधला कर दिया। लेकिन जब पानी साफ हुआ तो डियोनन का अब निर्जीव शरीर तैरता हुआ दिखाई दिया। ये स्पष्ट नहीं है कि डियोनन अचानक कैसे छूट गया, लेकिन यह ऐसी स्थिति थी जिसके बारे में डेव और डॉन ने कभी सोचा भी नहीं था या अभ्यास भी नहीं किया था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ अपनी बैठक में उन्हें बताया गया था कि डॉन का शरीर लगभग पूरी तरह हड्डियों का ही रह जाएगा, अगर पूरी तरह नहीं, जिसका मतलब था कि उसके तैरने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि अपने डाइव सूट के नीचे डियोनन का शरीर मम्मी जैसा हो गया था और उसमें तटस्थ उछाल बनी हुई थी। डेव की सांस लेने की दर तब बढ़ने लगी जब वह डियोनन के फिन्स पर बॉडी बैग चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसके शरीर पर बहुत दबाव पड़ा। जितनी ज्यादा उसकी सांस लेने की दर बढ़ती, उतना ही ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड वह रीब्रीदर में छोड़ता। जब डॉन देख रहा था तो वह खुद को रोक नहीं पाया और डेव से गोता छोड़ने की गुहार लगाने लगा। और शुरू में कोई भी यह समझ नहीं पाया कि डेव ने ऐसा क्यों नहीं किया। जैसे ही नाइट्रोजन नार्कोसिस के लक्षण दिखने लगे, डॉन को अचानक सब कुछ समझ में आ गया। जब किसी गोताखोर को इसके लक्षण होते हैं तो उनकी सोचने की क्षमता गड़बड़ा जाती है और वे एक ही काम पर अटक जाते हैं। डॉन के लिए यह साफ था कि डेव का एकमात्र उद्देश्य डियोन के शरीर को सतह तक वापस लाना था। 5 मिनट से भी ज्यादा समय तक, जो कि योजना से कहीं ज्यादा था, डेव ने डियोनन को बैग में डालने के लिए संघर्ष किया। जब आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसे वहां से निकलना चाहिए तो उसने ऊपर उठना शुरू किया, लेकिन तुरंत रुक गया। डियोनन की ओर मुड़ते हुए डॉन ने देखा कि समस्या क्या थी। डेव की लाइट एक रस्सी में फंस गई थी। जब डेव को यह पता चला तो वह धीरे धीरे हिला और लाइट को छुड़ाने के लिए रस्सी को खींचा, फिर कैंची निकाली, लेकिन उसने कुछ भी नहीं काटा। इस समय उसकी भारी सांसों की आवाज धीमी और मंद पड़ने लगी। डाइव के 22 मिनट बाद डेव बेहोश हो गया और अंततः डूब गया। वही कैमरा जो डेव के जीवन के अंतिम क्षणों को रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी मौत में भी उसकी भूमिका रही। अगर वह अपनी लाइट को हमेशा की तरह अपनी गर्दन में डालने के लिए स्वतंत्र होता तो शायद उस दिन बुशमैन होल में उसकी मौत नहीं होती। डॉन को डाइव के बाद कुल 27 घंटे तक कई डिकम्प्रेशन ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उसके भीतरी कान को स्थायी नुकसान हो गया और वह लगातार चक्कर आने की समस्या के साथ जी रहा है। हालांकि वह अंततः पानी में लौट आया और यह जानकर बेहद खुश हुआ कि जो नुकसान उसे हुआ था वह उसे उसके पसंदीदा शौक से दूर नहीं रख पाएगा।
जहां तक डियोनन के माता पिता की बात है तो बुशमैन होल से शवों के बरामद होने के 10 दिन बाद उन्होंने अपने बेटे के अवशेषों को आखिरी बार अपने हाथों में थामा। बुशमैन होल चैनल पर दिखाए गए अन्य खतरनाक डाइव साइट्स जैसा नहीं है। यहाँ न तो भारी संख्या में मौतें हुई हैं और न ही कोई असंभव विशेषताएं हैं, और यह अन्य जगहों की तुलना में काफी कम सुलभ है। लेकिन जितने कम लोग इसकी गहराई तक पहुंच पाए हैं और जिन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा है, उससे यह साबित होता है कि यह अब भी पृथ्वी के सबसे खतरनाक और दिग्गज डाइव साइट्स में से एक है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और खास धन्यवाद उन सभी को जो पेट्रियन या चैनल सदस्य के रूप में चैनल का समर्थन करते हैं। अगर आपकी रुचि हो तो हम ऐसे वीडियो भी उपलब्ध कराते हैं जिन्हें नियमित YouTube अपलोड से लगभग 1 हफ्ता पहले देखा जा सकता है। साथ ही अगर आपके पास कोई कहानी का सुझाव है तो आप उसे विवरण में दिए गए फॉर्म के माध्यम से भेज सकते हैं। खैर, एक बार फिर धन्यवाद, और उम्मीद है कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।